खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आरमीद भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब, मैं हूँ सईद काजी। नाजरीन, हुकूमत और अपोजिशन एक एंटी क्लाइमैक्स हो गया। आज अमन अमान था बिल्कुल, बड़ी मोहब्बत से आपके लोग बैठ के। तो ये कौन बीच में पड़ा है? भट्टी साहब से पूछूंगा मैं, और मलिक साहब से भी। और हुकूमत को अपने इत्तेहादियों पर एतमाद नहीं है, आपस में भी उलझ पड़े। शीरी मजारी साहब और अली अवान साहब की जनाब, इतना आपको ये गाली गलोच नहीं करने चाहिए। तो ये क्या मामला है? इसके बाद आज 7 साल हो गए हैं, साना मॉडल रोड के लवाहिकीन अभी तक इंसाफ मांग रहे और नहीं मिल रहा। और फिर हम एक ज़राई मुल्क हैं और इसके बावजूद हम गंदम को इम्पोर्ट कर रहे हैं। ये जो फीडिंग प्लेन पंजाब जिसे कहा जाता था, वो क्यों ये बंजर हो गए हैं? भट्टी साहब, पहले तो आज अमन अमान हो गया, ये क्या हैरत? ये सडनली ड्रामा लड़ा होता है बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कादी साहब, हमारे कितने समझदार पॉलिटिशियन हैं। 4 दिन आपको वो शो दिखाते रहे, रात को 7 बजे का, 8 बजे का, 10 बजे का, 11 बजे का इन पर टॉक शो होता रहा। सिर्फ मुझे इनसे छोड़ दें। आज मोहतरम अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छी बातें की होगी, मैं खैर बदकिस्मती से सुन नहीं सका। ये जो 20 करोड़ आवाम का ज़ाया हुआ है, 4 दिन तकरीर नहीं सुनी गई या नहीं सुनने दी गई, मुझे बताएं इसका कसूरवार कौन है? ये आज बैठे हैं स्पीकर के साथ हुकूमत और अपोजिशन, ये बिल वापस ले लो, मेरे केस ना करो, मैं तहरीक और डिप्टी स्पीकर की वापस ले लेता हूँ। इसमें मेरे मसाइल कहाँ हैं? अवाम के मसाइल कहाँ? भट्टी साहब, अवाम के मसाइल असम्बली और से कोसों दूर हैं, और बल्कि अवाम के मसाइल की दूरी की वजह। मुझे ये बताएं कि रात को कोई मुलाकातें हुई हैं, सुना है, और कि किसी ने मतलब जरा कान वान खींचे हैं, या क्या हुआ है? कान नहीं, सिर्फ टेलीफोन पे कहा गया कि बच्चे आपकी बाहर इसलिए लाया गया था कि आप हालात ख़राब करें, और दूसरों को भी समझाया गया है कि आप इस शोर शराबे से निकालना क्या चाह रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान के ऊपर बैरूनी प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो आपने देखा होगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट की भी मुलाकात हुई है अब। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, इमरान खान इस वक्त बहुत ज़्यादा सीख पाए। उन्होंने कहा इस निज़ाम में मैं जिस डाकू लुटेरे को खरबों रुपये पकड़ता हूँ वो रिहा हो जाता है। ये असम्बली कानून साजी के लिए थी, आपने माँ बहन की गालियों के लिए रख लिया। सुना है कि वो इतने गिज्ज हो चुके हैं, कहते हैं इस मौजूदा हालात में इंसाफ नहीं हो सकता, ऐसी असम्बलियों का फ़ायदा ही कुछ नहीं है, इन्हें तोड़ देना चाहिए। मैं ये नहीं कहा तोड़, ये तो मुझे याद आ गया, अबू बकर खुदाबख्श जो कहते थे कि ये रेगुलेटरी इदारे बंद कर दें। नहीं, उन्होंने अब सुना है खान साहब ने नाराज़गी का इजहार किया सख्त। उन्होंने कहा यार ये किस तरफ पाकिस्तान जा रहा है। मैं 3 साल में खरबों के करप्शन के केस आए हैं, सारे रिहा हो गए हैं। ना कभी कानून कमज़ोर है, ताकतवर को पकड़ नहीं पाता, असम्बली में कानून साजी करनी है, मैं कह रहा हूँ कि इस्लाहत लाओ, उधर वो बजट बुकें चल रही हैं, माँ बहन की गालियाँ हो रही हैं। इसी तरह जो नून लीग की सीरियस लीडरशिप है, उन्होंने भी इस चीज़ को सख्त नागवार कहा है कि माँ बहन की गालियों के लिए अगर ऐवान है तो इस ऐवान को ख़त्म कर देना चाहिए। मलिक साहब, आपके पास क्या खबर है? बहुत बड़ी खबरें हैं। भट्टी साहब ने, उन्होंने आपसे ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दी। आज ये तय पाया कि पाकिस्तान की असेंबली में कोई MNA किताब लेके नहीं जा सकता। आपको मुबारक हो, इतना बड़ा मसला हल किया जिन्होंने। किताब की मतलब कोई कापी किताब लेकर ही आप लेके जा सकते, क्योंकि वो आप मसाइल बना लेते हैं। ये हमारा लेवल है। यानी कि अंदाज़ा लगा लें, दुनिया की पाकिस्तान में सारी दुनिया के लिए 2/3 पाकिस्तानी जो है ना वो शदीद गुर्बत का शिकार है। चलिए हम इंटरनेशनल डाटा भी छोड़ देते हैं, आपके सामने है 33% पाकिस्तानी ने ज़िंदगी में एक दफ़ा साफ पानी नहीं पिया। वो असेंबली ने आज डिस्कशन ये किया कि अच्छा सैनिटाइज़र नहीं अंदर जाएगा, किताब नहीं जाएगी। किताब इसलिए नहीं जाएगी कि हम ये मारेंगे नहीं। मुझे ये बताइए कौन सा जादू अच्छा, है? नंगे पाँव तो नहीं आने को, क्योंकि मैंने तो सुना था जूते मारने की प्लानिंग हो रही है। पॉइंट बड़ा आपने सही दिया है। वैसे नंगे पैर जाना चाहिए। काई साहब देखें, अगर गालियां तो कल्चर बन गया ना, तो जूतों को भी तो वो देखें, वो तो कह रहे हैं हमारा नौज अस्तगफिरुल्लाह उनके बकौल पंजाब का कल्चर है। पंजाब का कल्चर है दूसरों को इज्जत देना। हम समझते हैं कि दूसरों को इज्जत दे के हमारी इज्जत में इजाफा, ये उनके ख्याल में पंजाब का कल्चर है, हरगिज़ ये पंजाब का नहीं। अच्छा काई साहब, अब ईमानदारी से बताएं, अब जूतों पे पाबंदी लगनी चाहिए कि नहीं? खुदा ना खास्ता किसी भी लीडर को, किसी भी जमात को लग जाता है। जूतों का बड़ा एक फ़ायदा भी तो है ना, सिर्फ वो पहने नहीं जाते, उसमें दाल भी तो बांटनी होती है ना जूतों में। तो जूतियों में जैसे दाल बटना मुहावरा भी नहीं, बड़ा सोचना पड़ेगा। ऐनक भी हो सकती है, आप टोपी भी पहन के जा सकते हैं, आपका बटवा भी, आप टेलीफोन भी लेके जा सकते हैं, पानी वाला गिलास भी हो सकता है। भट्टी साहब, ये तो बड़ा सीरियस मसला है। अच्छा, पुराना 3310 मोबाइल नहीं होता था, बड़ी जोर से पड़ रहा था। अगर ये 2-3 MP MNA ले गए, ये बड़ा और निशाने हो गए शुरू है, ऐनक अख ते मारना है, नक ते मारना। भट्टी साहब, एक और भी आइडिया है, दंद ते मारना है। अगर छोटा सा हॉस्पिटल अंदर बना लिया जाए ताकि जख्म हो जाए तो फौरन मरहम पट्टी हो जाए। बताऊं, ये
आइडियल है क्योंकि अवाम के लिए हॉस्पिटल नहीं बन सकता। हमारा से तो उधर ताल्लुक ही सारे नहीं है। अरबपति हैं, उधर बेहतरीन नहीं, प्रोफेसर अगर भी वो होंगे, जख्मी होगा तो फिर तो बाहर जाना पड़ेगा ना, यहाँ तो अंदर ही अस्पताल ही हो नहीं है, जाए, यहाँ इलाज पर फर्स्ट एड के लिए ना गाजी साहब ये देखें, इतने इतने अमीर आदमी 2-2 करोड़ की गाड़ी में आते हैं, आप अवाम कीड़े मकोड़े, ना आपके पास खाने को 90% रोटी, ना साफ पानी, ना तालीम, ना सेहत, ना इंसाफ, ऐसे ही कह देते हो आप अच्छा, लोग बड़ी साहब, कि यार, कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। पिछले 50 साल कई से सब एक जुल्म का कॉमेडी निजाम अपनी चल रहा है जगह। ना, जुल्म का ही निजाम चल रहा है ना। जब वजीर आज़म खुद कहते हैं कि अरबोपति खरबोपति करप्शन करने वाले कानून से छुट सकते हैं। कई साहब हमारी कोई ऐसी खबर क्या आपके पास? पर्सनैलिटी के जिस तरह बड़ा भाई नहीं आता वो सोटी लेके वो चुप करके सही हो जाओ, तो मतलब इस तरह से कोई दबाव आया, किसी ने आगे समझाया कि भाई आप एटमी मुल्क को, दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन, और पूरी दुनिया ने सर पकड़ लिया कि ये क्या कर रहे हैं अंदर। तो मेरा लिए वो लेकिन यार ये अवाम पे जो करोड़ों खर्च करते हैं ना यार, नहीं, वहाँ तो हमने तीनों को इसी चीज़ पे कंसेंसस है। जिस असेंबली में ये बहस हो कि आपने सैनिटाइजर की बोतल नहीं लानी, आपने टोपी नहीं पहननी, आपने किताब नहीं लेके नहीं, उसमें मैं कहाँ अच्छा बड़ी साहब तो ये टेलीफोन ऊपर से आया जूते कि पड़े इनसे कि हैं। भाई आप ये काम ना करें। बट्टी साहब जूते पड़े हैं ऊपर उन्होंने से। कहा कि बच्चे इससे जग हसाई हो रही है, आपको समझाया था कि अच्छे बच्चे लड़ते नहीं, आपने लड़ाई की बजाय माँ बहन की गालियों तक आ गए। कहीं फिर आपके इसको स्क्रू ना किया जाए, आप समझ गए, बाकी बातें पूरी नहीं बताऊंगा। इमरान खान सख्त भी नाला है और नॉन लीग की अच्छे लोग, सुलझे हुए लोग, उन्होंने कहा ऐसी सियासत से तो बेहतर है सियासत से किनारा कशी कर यार ये देखो ना, कल जिस तरीके से गालियां दी गई, मलिक साहब ऐसे सीरियसली में बात, नहीं, मगर मेरा क्वेश्चन है कि अगर ये स्क्रू करके ठीक होते हैं तो फिर वो देर हम क्यों करते हैं? 4 दिन हमने फिर क्यों बर्दाश्त किया है? पहले दिन ही अगर वो आप भी बाप है, मेरे भी बच्चे हैं जो समझदार लोग हैं, वो कहते हैं अगर इस बच्चे को मार के सही करना था तो पहले दिन ही मार देना था, 4 दिन जरूर से ना गन डालना। देखो बच्चे कई दफ़ा माँ बाप से चोरी चोरी भी शरारतें करते हैं, ये मलक साहब बात मान जाए। ये बच्चे सही होने वाले नहीं है, ये डंडा चलता रहेगा तो इस तरह चलेगा। ये डंडा नहीं अच्छा, लगा, एक सामने जाना बिगड़िया है। तिगड़िया हाँ, का, वो ये हमारी- डंडा ले आओ, लाकते मारो। ये ऐसे ही चलेगा, तो ऐसे हम ही 2-3 चलेगा। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, तो ये बात करेंगे कि जो स्पीकर साहब के खिलाफ वापस ली गई है नो ट्रस्ट, वो क्या मामला है, और बड़ी दिलचस्प खबरें हमारे साथ रही। वेलकम बैक। भट्टी साहब, ये डिप्टी स्पीकर के खिलाफ खबरें आ रही हैं कि वो वापस ले रहे हैं कहीं से, वो भी टेलीफोन ही आ गया क्या? नहीं, पंजाबी में कहते हैं गंजी ने धोना की तो निचोड़ना की। अगर इनके पास प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, स्पीकर, ये तो मेरा ख्याल है ओपन शो ऑफ हैंड है, और डिप्टी का नहीं, ये शायद- खुफिया थी, खुफिया। ये जी डिप्टी हाँ। क्या हो, डिप्टी। अगर इनके पास काजी साहब जिस दिन नंबर गेम पूरी हो गई, आधे मिनट में इमरान खान की हुकूमत को ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोनों नक्को नक तंग आ गए हैं, पीपल्स पार्टी कह रही है, नून लीग कह रही है, हम 3-3 दफ़ा आए, अरबों खरबों लूटा, एक दूसरे पे इल्ज़ाम भी लगाए, लेकिन हम तो किसी को गिरफ्तार ही नहीं करते थे। ये नई रविश वज़ीर आज़म इमरान खान ने डाल दिया कि चोरों डाकुओं को, कमीशन लेने वालों को पकड़ना शुरू कर दिया। इस तरह तो जमहूरियत नहीं चलेगी। नंबर गेम इनके पास ना थी ना है। ये तो पीएम को चाहिए खुद के खुदा के वास्ते अदम लाओ, फिर 6 महीने के लिए ठंडे हो गए तो बैठ जाएंगे ना, कामयाब हो जाएगी तो एक आईनी अगर तरीका। बंदे पूरे नहीं थे तो फिर ये हमें फ्यूटाइल नहीं, एक्सरसाइज। इसमें एक पॉइंट है, भट्टी साहब से मैं डिसएग्री नहीं कर रहा। 180 लोग हैं हुकूमत के पास, जो इत्तेहाद है, जो हुकूमत है, 162 है अपोजिशन, 18 बंदों की कमी है। अब देखिए कल हुआ क्या, कल होगा ये, अगर ये तहरीक होती तो डिप्टी जो स्पीकर है वो है खुफिया रायशुमारी, कि आप बता नहीं सकते। ये परवेज़ हटक ने जो आज इन्होंने पार्लियामानी इजलास किया, उसमें उन्होंने फैसला किया, उन्होंने कहा प्यारे बच्चों, कल है जुम्मा, आगे है सैटरडे संडे, हम आपको 3 दिन की छुट्टी दे रहे हैं, आप में से कोई बंदा असेंबली नहीं आएगा। ये भी कॉमेडी जेन में रखें। पॉइंट क्या था कि अगर 180 लोग असेंबली में नहीं आएंगे तो जो खुफिया आप वोट डाल रहे हैं, आप किस तरह डालेंगे? अगर मैं पीटीआई के साथ हूँ और आज मुझे आपने छुट्टी दे दी है कि मैंने असेंबली में नहीं आना, इसका मतलब है, मेरे आने का मतलब है कि मैं खुफिया तौर पे वोट पीटीआई के खिलाफ अच्छा दूंगा। काजी साहब, ये भी इत्तेदाद आप- एहसन साहब हमारे साथ है। इत्तेदाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इत्तेदाद साहब, आप तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। पिछले दौरों में ना सऊदी अरब पैदल पहुंच जाते थे, जितनी देर में हम आप तक मोबाइल पर रसाई कर पाते हैं। कोई आसान तरीका ही बता दें अपने इत्तेदाद एहसन साहब रसाई का। मेरा मोबाइल ही पैदल है। अच्छा जी, ये इत्तेदाद साहब ये बताएं, जो आप एक सीनियर सियासतदान हैं, आईनी माहिर हैं, एक सनद है, एक आप यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं, ये जो असम्बली में माँ बहन की गाली गलोच हुई, गलीज गुफ्तगू हुई, इसके बारे में आप क्या समझते हैं?
मुझे जरा 2 मिनट देंगे, इससे मैं बात जरा थोड़ी तफसील से कर लूँ, ज्यादा तफसील नहीं पर मुनासिब सी बात कर लूँ। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, जैसे आप बेहतर समझे। भट्टी साहब, बात ये है कि इस मुल्क की सियासत अच्छी थी बुरी थी, उसमें ज़र्फ भी था, उसमें तफन्नुन भी था, उसमें मज़ाह भी थी, उसमें सख्ती भी थी, उसमें शायरी भी आ जाती थी, उसमें लोगों की ज़बान में शीरीनी रहती थी, पार्लियामेंट्री ज़बान रहती थी। साफ वक्त है कि 1985 में एक जर्नैल ने फैसला किया कि मैं एक ऐसी असेंबली लाऊंगा जिसका मादर पिदर कोई होगा ही नहीं, हर मेंबर आज़ाद होगा, जिधर बिठाऊंगा उंगली पकड़ के उधर बैठ जाएगा, जिस तरह मुंह मोड़ूंगा वो मुड़ जाएगा। वो 1985 की असेंबली असल में इस मुल्क की बर्बादी का बायस है। यहाँ सारे जो इक़दार थी और जो रवायात थी उनको तबाह कर दिया। ये 300 लोग आ गए और उनको जिधर उसने जिस तरफ किबला किया कराया, उनका ज़ियाउल-हक ने उसने एक दिन पटारी से निकाल के कहा ये आपका वजीर आजम है, बाप आपका भी है मोहम्मद खान जुनेजो। उन्होंने कहा जी हजूर। उन्होंने कहा तू वजीर दाखिला, तू वजीर खारजा, तू वजीर खजाना, तू वजीर दिफा, तू वजीर फलां, तू वजीर फलां। अब वजारत खेलो बच्चों, और मैं अपना काम करता रहूंगा। हुकूमत तो मैंने ही चलानी है और मेरे साथियों ने चलानी है, और आप एक तरफ ड्रामा लगाई रखो और ये ड्रामा दुनिया को कन्विंस करता रहेगा। अब गलती यकीनन पार्टियों से ये हुई, सियासी जमातों से, MRD से, कि MRD ने कहा अगर टिकट पे नहीं लड़ सकते तो लड़ेंगे ही नहीं। अब ये आ गए, ये लाडले हैं इस सिस्टम के, हर लिहाज से लाडले हैं। अब इनमें देखे ना, या ये या इनके बड़े, एक पीढ़ी बड़े, मतलब है कि अगर शाहिद खाकान, अगर खाकान अब्बासी नहीं तो शाहिद खाकान है, दस्तगीर खान नहीं तो ये छोटा दस्तगीर है, अब नवाज शरीफ इसमें, शहबाज शरीफ इसमें, चौधरी निसार अली इसमें, ख्वाजा आसिफ इसमें, एहसन इकबाल, उनकी वालदा आपा निसार फातिमा इसी में थी। वो ये सारे बिगड़े हुए बच्चे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दे तो इनको तो सोचा जाता है कि ये तो हमारे बड़े ताकतवर नुमाइंदे, ज़ियाउल-हक के नुमाइंदे हैं, उसकी ये सियासी तौर पे औलाद है। इनका ख्याल रखना जरूरी है। वही 4 इल्जाम लगे नवाज शरीफ पे तो उसकी असेंबली बहाल हो जाए, वही इल्जाम लगे बेनजीर पे, शहीद पे, तो उसकी असेंबली बहाल ना हो। ये जजों को वो फोन कर के और गालियां दे के उनसे जजमेंट लिखवाते रहे तो जज 3 फारिग हो जाए, इनकी तरफ कोई आंख उठा के ना देखे। ये 3-4 साल असेंबली से बाहर बैठे रहे, और एक दिन जिस दिन वोट लेने वो दस्तखत करने जाएं, ओथ लेने जाएं, तो ये समझते हैं कि सारी दुनिया हमारा शुक्रगुजार हो गई। 2.5 साल आपने और इसहाक डार ने एक कॉन्स्टिट्यूंसी को फारिग रखा है, महरूम रखा है नुमाइंदगी से। कितने लाख लोगों को ना उनको स्कीमें मिली, ना उनकी तरक्की हुई, और आप इस तरह समझे ये लाडले लोग हैं। जिस तरह मैं कराची को एतजाज साहब, मैं नहायत एहतराम से एक तो आपसे बड़ा अहम सवाल करना है। सदाती निज़ाम की उम्र है, दूसरी तरफ कह रहे हैं ये लाडले लोग हैं। ज़ियाउल-हक गालिबन डिक्टेटर था जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे एक कौमी लीडर को फांसी लगाई। आज उसकी सियासी औलाद हमें सियासत का दर्स देती है, और दूसरा एक MNA है रुहेल असगर साहब, पंजाब तो जुबान है मोहब्बत की, वो कह रहे हैं गाली गलोच, माँ बहन की गाली गलोच पंजाब का कल्चर है। इस पे एज ए सीनियर पॉलिटिशियन आप क्या फरमाते हैं? सर ये वो 85 की असेंबली है, मैं और आपको क्या कह सकता हूँ। ये कह रहा हूँ आप एक स्टडी करें। ये मलिक साहब आपके साथ बैठे होते हैं, ये बड़े मुहक्कक हैं। काजी साहब का अपना बहुत एक तजर्बा है। एक लिस्ट बनाएं कि 1985 की असेंबली में कौन कौन आया, और वालिद को, बेटे को वालिद के साथ शामिल समझे, और वो कौन कौन आया और वो कहाँ कहाँ गया। ख्वाजा मोहम्मद सफ्दर जो इतना पाक दामन शख्स था, वो भी इस असेंबली में आके वो क्या होता है दर खाने नमक
वो भी नमक हो गए और उन्होंने वो चेयरमैनी ले ली मजलिस शूरा की। तो ये 1985 के आप कभी एक किसी बच्चे को लगा दें स्टडी पे कि वो उनके नाम निकाले 85 में, फिर वो कौन कौन सी जमात में गए, जिस जमात में गए हैं ये उन्होंने उनको खराब किया उस जमात के कल्चर को, और हर जमात में हुआ है ये खुद रोहेल असगर लड़ा है पैट के टिकट पे भी, नून के टिकट पे भी, काफ के टिकट पे भी, पीपल्स पार्टी के पता नहीं टिकट पे भी, हर और वो 1985 से भी ये सब इसी तरह के हैं, इनका कोई वो ज़र्फ नहीं है। अच्छा एतजाज साहब, एक मैं सवाल आपसे सईद काजी अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि ये कानूनी बहस है। एक तो सदारती निज़ाम की बात हो रही है, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, नंबर एक। नंबर दो, ये जो आपने इसकी क्लींजिंग कैसे होगी, ये जो तमाम आलाइश हैं जिसको आपने पॉइंट आउट किया है, क्या ये हम कहते थे जमहूरियत इलेक्शन होंगे तो साफ हो जाएगी, ये तो और ही गंद पड़ता चला जा रहा है। इंडिया में तो कोई मार्शल लॉ भी नहीं आया था, तो ये क्लीन हो सकेगा? नंबर वन। नंबर टू, सदारती जो निज़ाम की बातें हैं, इस पर आपका क्या टेक है? सर, सदारती निज़ाम से पहले जरा मैं बात कर लेता हूँ, मुख्तसर बात होगी, उसमें कबातें और आती हैं, फर्ज करें मैं सदारत का उम्मीदवार बनना चाहता हूँ, तो मैं कराची से खैबर से लेके कराची तक और वागे से लेके दालबंदीन तक के वो किस तरह रन करूँगा इलेक्शन कैंपेन, और आई मे बी द बेस्ट मैन, तो कितने पैसे लगेंगे, कितनी रकम। एक आजकल एक नेशनल असेंबली की जो हमने अपने वोटर को भी इतना बिगाड़ लिया है कि नेशनल असेंबली की जो सीट है उस पर 20-20 करोड़ रुपए लगते हैं, तो कौन लड़ सकेगा? और पार्टियां लड़ेंगी तो फिर वही पार्टी बॉस का ही सारा मामला होगा ना जी। तो ये एक मसला, इसमें बहुत बड़ा मसला है ये। तो जब हम अगर उस तरह हमने कदम रख दिया तो फिर उसके नुकसानात हमें सामने आएंगे। जहाँ तक ताल्लुक है कि इसको किस तरह सही करना चाहिए, ये सही और इसकी क्या आनाइशें किस तरह दूर हो सकती है, वो तो मेरा नहीं ख्याल को आसानी से दूर होती है, क्योंकि अगर ऐसे लोगों ने आना है जिनकी जो समझते हैं कि पंजाबी की ज़बान ही गाली की ज़बान है, तो और ये बड़ी मतलब फ़ख्र की बात है। तो एतजाज साहब, मैं ताहिर मलिक बोल रहा हूँ। मैं आपसे आपकी पार्टी के हवाले से एक सवाल करना चाह रहा हूँ। 40 साल पहले या पीपल्स पार्टी बनी तो मेरे ख्याल पंजाब में नंबर वाइज ये पहली जमात थी, और उसके बाद भुट्टो में रहले हर घर में यहाँ पे नज़र आया। मैं एक एविडेंस की बात कर रहा हूँ। आज ये मेरी राय है कि आज की पीपल्स पार्टी अंदरूने सिंध तक जाके महदूद हो गया, यहाँ तक कि सिंध के शहरों में भी कहा जा रहा है कि वो पीपल्स पार्टी के शहर नहीं। मेरा आपसे एक सवाल पहला ये है कि ये जवाल का जिम्मेदार कौन है, ये जो पीपल्स पार्टी में आसमान से ज़मीन पे आई है? दूसरा ये है कि कोई चांस है फ्यूचर, क्या आप देखते हैं, क्या बिलावल में वो जान है, वो सकत है कि वो जुल्फ़कार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी जिंदा कर जाए? मलिक साहब, जहाँ तक तो पहले सवाल का ताल्लुक है, मैं तो खुद ये बड़ा शाकी हूँ कि पंजाब में बहुत हमने नुकसान भी उठाया है, और उसमें एक बड़ी वजह ये थी, पंजाब जब तक कोई कंटेस्ट ना करता रहे, कोई मतलब है मैदान में खड़ा ना रहे, किसी भी सूबे में ये होता है, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जरदारी साहब ने पहले दिन फरमा दिया कि 4 साल आपको हुकूमत करने देंगे और 5वां साल हम सियासत करेंगे, और कोई जलसा, कोई जुलूस, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी 4 साल जरदारी साहब की सदारत के दौरान तो नहीं होती रही। और जरदारी साहब ने यकीनन सदारत का ओहदा बड़ी अच्छे अंदाज में गुजराया, क्योंकि एक एक्टिव पॉलिटिशियन के तौर पे भी रहे और सबके साथ, यहाँ तक कि अपोजिशन को भी साथ उन्होंने रखा, एक जीरक शख्स के तौर पे रहे। लेकिन पीपल्स पार्टी को बहुत यकीनन उनकी इस पॉलिसी से नुकसान हुआ, और मैं ये बरमला कहता हूँ और पार्टी में भी कहता हूँ, और कोई इसमें मुझे याद नहीं है। लेकिन दूसरी बात जो आपने की है कि बिलावल अभी तो खैर नौजवान है, उसके बहुत साल आगे पड़े हुए हैं, अभी वो इमर्ज अगर किसी ने किया है इन क्राइसिस में
तो वो मेरा ख्याल है बिलावल नहीं किया है। मरियम का एक चांस मिला था, पर मरियम ने अपनी जो अपने वालिद जो के हस्बे मामूल मैदान छोड़ के बाहर जाके बैठ गए और खुद अपनी उन्होंने जात को ज्यादा कुछ आमराना सा दिखाया है, जो कि बिलावल ने नहीं दिखाया। बिलावल की पार्टी में मैं भी बैठा हूँ और भी बहुत सारे बैठे हैं। हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होती है और अपनी राय हर कोई देता है, एक दूसरे से इख्तलाफ भी होता है और चेयरमैन से भी इख्तलाफ होता है और कोई ना कोई फैसला। देखें, हमने फैसले जितने किए हैं, ये हमारे फैसले के रेजिग्नेशन नहीं देने चाहिए, ये पार्टी ने फैसले किए थे। ये ज्यादातर लीडरशिप ये चाहती थी कि इस्तीफे ही दें और ये ना चले। ये पार्टी में डिस्कशन के बाद फैसला हुआ। साहब एक सवाल आपसे, आपकी रहनुमाई, एक तो अपोजिशन दावा कर रही है कि वो बजट पास नहीं होने देगी, आप क्या समझते हैं अपोजिशन के पास नंबर गेम इतना है? और अगर बजट पास नहीं होता तो फिर फर्दर क्या होगा? पीएम सब रहेंगे, हुकूमत रहेगी, नहीं रहेगी? नहीं, फिर तो मेरा ख्याल क्या है, आइन के तहत ही तमाम जमीन बोस होती है। फिर तो इस तरह होगा कि जिस तरह कोई चीफ जस्टिस गुलजार जो इस तरह के फैसले दे रहे हैं, इस बिल्डिंग को गिरा दो, उसको गिरा दो। अगर बजट नहीं पास होगा तो सिवाय कंसोलिडेटेड फंड के अलावा, जिसमें जजों को तनख्वाहें मिलती हैं और कुछ और अखराजात हैं जो किए जाते हैं, उसके अलावा तो कोई और खर्चा रियासत कर ही नहीं सकेगी, कोई तनख्वाहें नहीं दे सकेगी, कोई तरक्याती काम नहीं कर सकेगी। वो तो एक दफा जैम हो जाएगी रियासत। अच्छा, ये तो पार्लियामान का टैक्स नहीं, जो पुराने लगे हुए हैं, कोई अगर बढ़ाया टैक्स तो वो बढ़ाया नहीं, जो बढ़ाया है वो खत्म हो जाएगा। तो इतना बहुत केओस पड़ेगा अगर, और वो केओस बर्दाश्त नहीं कर सकेगी गवर्नमेंट, तो कोई नहीं कर सकती। गवर्नमेंट इसीलिए कहते हैं बजट ना पास करा सके तो गवर्नमेंट। तो इसका मतलब है एतजाज साहब, इससे कोई तीसरी कुव्वत भी फायदा उठा सकती है अगर इस किस्म का क्यास होता है, मुल्क में अनारकी होती है? तीसरी कुव्वत के पास कोई आईनी इख्तियार तो नहीं है, पर अगर सारा कुछ ही गैर आईनी हो जाएगा तो वो जरूर फायदा उठाएगी। और ये सोचना चाहिए सियासतदानों को कबल इसके कि कोई ऐसी बात हो जाए, ये नुकसान सिर्फ इमरान खान का नहीं होना, या सिर्फ नवाज शरीफ का और बिलावल भुट्टो जरदारी का नहीं होना, ये सबका ही होना है नुकसान। अगर नुकसान इत्तेजाज साहब, मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन चाह रहा था, आइन की पोजीशन क्या है? अगर स्पीकर असेंबली के खिलाफ अदम एतमाद आता है तो वोटिंग खुफिया होगी कि ओपन होगी? और इसी तरह अगर वजीर आजम पे अदम एतमाद आता है तो कॉन्स्टिट्यूशनली वोटिंग खुफिया होगी कि ओपन होगी? ये जरा थोड़ी सी रहनुमाई कर दें कॉन्स्टिट्यूशनली। ये कॉन्फिडेंस के वोट है, ये इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन जो है आइन के तहत वो खुफिया होना लाजिम है। जो इलेक्शन नहीं है ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, या अगर उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया जाए तो अदम एतमाद की तहरीक है। आर्टिकल 226 के तहत जो इलेक्शन है वो खुफिया होते हैं, जिसका इलेक्शन फॉर द चेयरमैन सेनेट वो खुफिया है, इलेक्शन टू द स्पीकर वो खुफिया है। लेकिन ये इलेक्शन नहीं है। आर्टिकल 226 कहता है एवरी इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफिस, 3-4 ऐसे हैं ओहदे जिन पे ये खुफिया की पाबंदी है। ये एक तहरीक है, ये एक तहरीक है जिसपे वोट होगा, और ये बाई डिवीजन कराए स्पीकर या बाई स्टैंडिंग कराए, नॉर्मली बाई डिवीजन होता है, यानी कि लोग सबके सामने अपना। बहुत शुक्रिया, आपने हमें एनलाइटन किया और बहुत सी चीज़ों में पे रोशनी डाली, बहुत कीमती वक्त हमें मिला। थैंक यू वेरी मच इत्तेजाज हसन साहब। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि बस वो इनकलाब जो तस्वीर खींची, समझो जो तस्वीर आपने खींची है, वैसे मेरा टाइम कम था, मैं उनसे भी पूछता,
कि जनाब तो आपने तो फिर इनकलाब की रास्ता अवामी इनकलाब की रास्ता रह गया और नामुमकिन बिल्कुल नामुमकिन हो सकता है। इत्तेजाज साहब की देखें, एक जीरक पॉलिटिशियन का फायदा होता है। उन्होंने कहा ये सारी तवाई आपके फेवरेट जियाउल हक, जिसकी सियासी औलाद किसको कह रहे हैं अब आप अंदाजा वो कह रहे हैं कि उन्हीं के इश्यूज हैं, आप उन्हीं के बच्चे आगे हैं, वही लोग हैं, वही तो कल्चर है। आज देखें पंजाब की अक्सरियत के लिए पंजाब गाली नहीं है, नहीं सही है, मगर एक छोटी सी अकलियत जिसे हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया डिक्टेटरशिप में, और जो आज ये भट्टी साहब 85 के सबसे बेनिफिट सियासतदान कौन थे? मुझे इत्तेजाज साहब की शरीफ बात को फैमिली, मैं तो बड़ा वजन देता हूं। शरीफ फैमिली थी, तकरीबन ख्वाजा सारे ही आसिफ हैं। फैमिली, सुन लेना, ख्वाजा आसिफ फैमिली, उसके बाद ये गुलाम दस्तगीर खान साहब का जिक्र हुआ, ये सारे वो तो खैर अयूब खान के साथ इसमें चौधरी भी है, चौधरी परवेज इलाही आप साहब ऐसा थे। ज्यादातर इशारा करें कि नून लीग 85 की आजाद है। यस, हाँ। और कब थी? चौधरी निसार भी शामिल है इसमें चौधरी निसार अली खान भी शामिल है। तो ये था भट्टी साहब कि जब तारीख के रुख को जाली तौर पर हुक्मरान तबके ने अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश की, जाग पंजाबी जाग तेज लागू केड़ा दाग लगा सी? जरूरत पड़ गई, दाग तो खून का लगा था, जहां पे ये लाठियां पड़ी थी इस और इस शाही किले में जब खून निकाले गए थे। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन जिस पे हम बात कर रहे थे, मेरे ख्याल अपना इत्तेजाज साहब ने मेरे लिए बड़ा मसला आसान कर दिया कि अगर ये खुफिया नहीं होती, क्योंकि ये उन्होंने कहा कॉन्फिडेंस आपने सामने लेना है, आपको कम अज कम 2 जमातें, अगर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वजीर आज़म के खिलाफ अपोजिशन को कम अज कम 2 जमातों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। हुक्म करो कराना मुस्लिम लीग का अपोजिशन नहीं ला सकती, नहीं ला सकती। मैं क्या हुक्म करो की करिए, दसो ना लटानी है नहीं, वो खुफिया होती है, ये पॉइंट है। हमें हुक्म करें। 10 कम अज कम उनको लोग चाहिए जो अपना दूसरी पार्टियों से आए। 72 करने हैं उन्होंने मेरे मोहतरम। उन्हें ये अगर ला सकते तो इमरान खान को एक लंदन में बैठे शख्स ने कहा 50-50 करोड़ में एक है, मैंने खरीद लो, आई विल पे। ये लंदन के एक शख्स की ऑफर है। ये क्या बात कह रहे हैं आप? मैं वो कह रहा हूं जो सच है। मैं क्या फारसी में बोल रहा हूं? इमरान खान को किसी ने कहा, इमरान लंदन से किसी ने कहा इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए 20 से 30 तोड़ लो, 50-50 करोड़ एक बंदे को मैं दूंगा। जो टूट जाएगा। कितने पैसे हैं उनके पास भट्टी साहब? वो मुझे क्या पता कितने हैं भाई, मैंने तो जिसकी ऑफर हुई है, मैं इसको आप 10-12 लोगों से फोन कर लें। आप माशाल्लाह पुराने मैं आपको पॉलिटिशियन ये हैं। कह सकता हूँ, अमेरिकी वजीर सदर हो, बरतानी का वजीर आजम हो, दुनिया के जितने बड़े बड़े लोग हैं वो 10 रुपए नहीं दे सकते। आप कह रहे हैं 50। अच्छा भट्टी साहब, आपसे मुझे एक बात याद है, मैं नाम नहीं लेता, एक कैरेक्टर बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं हमारी सियासत में, अब दुनिया में नहीं रहे। उनका ये कहना था और अपनी औलाद से कहते थे कि बेटा जिस वक्त तक अगला बंदा पैसे ना फाड़ ले उसको अपना नहीं समझना। तो ये वही मेरा ख्याल कल्चर चल रहा है कि 50-50 करोड़ में आलू टमाटर MNA, ये क्या है? एतजाज अहसन साहब ने खुद फरमाया कि कौमी असम्बली के एक इलेक्शन में 20 करोड़ है। इमरान खान साहब ने कहा सेनेट में कितने अरब, एक अरब में सेनेटर बनाए या 75-75 करोड़। तो वो क्या बने हैं? वो पैसों पे कायदे आज़म की बजाय और किसी की अच्छा ये जरा सुने, कोई उनकी इत्तेहादियों से नाराजगी की बात भी हो रही है, कोई हमारे पास शॉर्ट है, सुनवाएं जरा। ये खवातीन भी बात करती हैं और अभी असलम खान ने बात की है कि मुनाफिकीन है इत्तेहादी। इन्हें आपस में कोई इख्तलाफात नहीं है, जो भी बात होती है, जो भी कैबिनेट से कहीं से भी लीक होती है, बात से कहते हैं कि वहाँ पर इत्तेहादी बैठे हैं। अगर इत्तेहादियों से इतना ही प्रॉब्लम है तो आप कोई फैसला कर लें। जी मलिक साहब, ये सायरा बानो है, ये GDA जो इत्तेहादी हुकूमत की है, PTI की, उनकी ये रुकन है। इन पे एक्चुअली आज इनका जो हुआ है ना पार्लियामेंट इजलास, उसमें असलम खान साहब हैं PTI के कराची से। उन्होंने कहा कि हमारी खबरें लीक होती हैं और हमारी जो अंदर की खबरें हैं कैबिनेट की, पार्टी की, वो जो मीडिया को दे रहा है हमारे इत्तेहादी दे रहा है। तो ये सायरा बानो से पूछा गया कि ये आपकी क्यों मैं खबर देता हूँ, अंदर भी लड़ाइयाँ खुद खबरें देता है। यार भाई, काबीना की मीटिंग कभी खुफिया रही है आज तक पाकिस्तान में? ये वो उनका ख्याल है कि ये इत्तेहादी देते हैं। गलत ख्याल है ना, मुझे पता है कौन देता है। और सबसे अंदर बैठे PM के बैठे होते हुए करते हैं। नहीं, मतलब PTI अपनी पार्टी की खबरें वही दे रहे हैं। यार सुने ना, मुझे एक पीपल्स पार्टी के सीनियर बंदे ने कहा कि जब ज़िया-उल हक का ज़माना था तो जब सेंट्रल कमेटी की मीटिंग होती थी तो दौड़ लगी होती थी, सब तो पहले केड़ा जाकर दसना है। यकीन कर, जो भी पूछने वाले हैं जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। अब तो इसलिए ये कोई नया काम नहीं हो रहा, लेकिन एक ब्रेक है और ब्रेक के बाद बड़ी दिलचस्प है हमारे पता। वैसे तो हम देख रहे हैं पंजाब में जो कचरे का आप क्या कह रहे हैं, नेक है? कौन नेक? ब्रेक। अच्छा, मैं कहा नेक कहां से आ गया? नेक नहीं, ब्रेक पे आएंगे। और पंजाब के
जो ट्रांसपोर्ट का बजट है उसके साथ क्या मजाक हुआ है वो आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब, कुछ ऐसी पुरस्रार बातें होती हैं समझ नहीं आती। 7 साल पहले एक वाक़या हुआ, आप उसके गवाह हैं, मैं उसका गवाह हूँ, लोग उस देख रहे थे, लेकिन कोई सो रहे हैं लोग। काजी साहब, बड़ी बदकिस्मती है। लोग कहते हैं कि मैं मॉडल टाउन की बात हदीस करूँ, मुबारक है या आयत मुबारक है कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में 90% जुल्म का निज़ाम चल रहा है। सारे मॉडल टाउन 17 जून 2014 इस गुनाहगार आंखों ने रात 12:15 से लेके इंसानी जानों को डॉक्टर ताहिरुल कादरी के मदरसे के बाहर, मिनाजुल कुरान के बाहर, हामला औरतों को, बच्चों को, बुजुर्गों को दरिंदों की तरह पुलिस को गोलियां मारते देखी कि कोई जंग में भी नहीं मार सकता। खुदा की कसम, ऊंची ऊंची ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, डजन गोलियां, तो लोग कलमा दुरूद शरीफ पढ़ते। मेरी आंखों के सामने एक अगर साबित कर दे कि मिनाजुल कुरान से गोली चली हो तो मैं जिम्मेदार हूं, पूरा आई विटनेस हूं। एक मैंने रात अफसरों को कहा, खुदा का वास्ता है, ये दीनदार लोग हैं, इन पे गोली ना चलाइएगा, ये जुल्म ना। अगले दिन आपके वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब उधर गए असम्बली, खबर चली कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ, हुक्म आया, राना जबार एक DIG पहुंचा, कमिश्नर था उस वक्त, यहाँ DC था। इन्होंने काजी साहब वो जुल्म किया कि मैं कह रहा हूं दुनिया में, कश्मीर में शायद वैसा जुल्म हुआ हो। लेकिन उस वक्त ताहिरुल कादरी नहीं थे, असल था कि इसे मकसद चखाएं। ताहिरुल कादरी साहब, खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, रहेल असगर साहब, फैज साहब किस अदालत में नहीं गए, रहेल किस असगर सरकारी, नहीं अस्तगफुरुल्लाह, ओ फैज साहब इनके हैं, अब्बासी साहब, अब्बासी, किस अदालत में नहीं गए, किस हुकूमत के गिटने में। इमरान खान ने कहा ये मेरे भाई हैं, सबसे पहले अगर मैं आया तो इनके जालिमों को एक एक को सजा दिलाऊंगा। मुझे आज एक मुल्ज़म बता दें जो जेल में हो। 100 लोगों को गोलियां लगी, बुलेट इंजर, जो मजलूम है उन पर FIR हैं। नहीं हुआ ये कि नून लीग की हुकूमत थी, जिस दिन इन्होंने 14 शहादतें की, 100 लोग बुलेट इंजरी से हुए। उसके बाद इन्होंने झूठे पर्चे करवा दिए, पुलिस खुद मदई बन गई, जो बेचारे शहीद हुए हैं वो मुल्ज़म। यार दुनिया में कभी देखा कि बंदा मर गया, मेरी जान चले गई, एक हामला औरत चले गई। ताहिरुल कादरी साहब ने हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गई मिनाजुल कुरान। इमरान खान ने वादा किया कि मैं सबसे पहले ये करूंगा। मैं इमरान खान साहब से एक सवाल करने का, मैं इतना तो मुझे इजाज़त दे दें, वो मदीने की रियासत कहते हैं। तो धरना कामयाब हुआ था तो ताहिरुल कादरी साहब की वजह से। 2014 में उसकी बड़ी तफसीलात है जो मेरे साथ, लेकिन मुझे बता दें उसके असल मुल्ज़मान सारे पुरकशिशोदों पे रहे हैं, पुरकशिशोदों पे है मुल्ज़मान जिन्हें मिनाजुल कुरान ने कर। आपको पता रहील शरीफ के कहने पे FIR दर्ज हुई थी ना, उससे पहले दर्ज मलक साहब, ये भट्टी साहब पुलिस ऑफिसर अभी भी सर्विस एक भी अच्छा पुरकशिशोदों में एक तो मेजर आजम सुल्तान चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। और यार जिसने गोलियां मारी, जिसने ज्यादा जुल्म किया, इस हुकूमत में उन्हें ज्यादा पुरकशिश ओहदे दिए गए। भट्टी साहब ये तो बड़ा सीरियस कंसर्न है। क्या प्रूफ नहीं है क्या कहाँ फंसे हुए हम, क्या वजह, क्या बन रही प्रूफ है? नहीं, मैं उन कुछ कह नहीं सकता। अदरवाइज मैं कह रहा हूँ मिनाजुल कुरान को और उनको एक एक बंदे को, जो मकतूल कादी साहब शहीद हुए, सुने लाहौर के एक अफसर ने एक एक बंदे को कहा 5-5 करोड़ ले लो, ताहिरुल कादरी का साथ छोड़ जो दियत ले लो। खुदा की कसम वो नहीं माने। लेकिन मैं इमरान खान साहब से सवाल करता हूँ, आपने तो वादा किया था इन शहीदों से कि मैं सबसे पहले इन मुल्ज़िमों को छोड़ूंगा। 3 सालों में मुझे एक मुल्ज़िम बता दें जो इस वक्त जेल में है। अब वो मैं को दिन की रोशनी में कादी साहब फायरिंग हुई, लोग मरे, शहीद हुए, 100 जख्मी हुए, मुझे उनके मुल्ज़मान के नाम बता दें। ये तो होगी हुकूमत की जो सो रही है इस पे, और एक जालमाना खामोशी इसकी। मगर मुझे ये बताएं कि एक लोग जिनकी कोई इतनी बड़ी फॉलोइंग भी नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में कोई पहिया जाम कर सकें, और फिर एक अल्लाह रसूल करने वाले लोग हैं, कोई थोड़ी सियासी भी, इनको कत्ल करने की हुक्म देना ज़रूरत क्या थी?
मेरा ख्याल है ये डिसऑर्डर है, ये हुक्मरानों का डिसऑर्डर है। हो सकता है जब पंजाब के जो हुक्मरान थे उस वक्त यहाँ फेडरल के, आपने देखे जब आपके पास दलील नहीं होती, आप लोगों को कन्विंस नहीं कर सके, आपकी असम्बली में 4 दिन क्या हुआ है, दलील ही नहीं है, गुफ्तगू कोई आपको तमीज़ ही नहीं है, तो अल्टीमेटली जब आपकी गुफ्तगू ख़त्म होती है, लड़ाई गोली में बदल जाती है। ये रियासत का इससे ज़्यादा घटिया और बेशरम कोई इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा और सुने, और मैं आपको जो रिश्तेदार हैं उन पर दहशतगर्दी के पर्चे हैं, टेररिज्म के वो टेररिज्म के। अच्छा एक फिर वो बात हो जाएगी पॉलिटिकल होगी, मैं आपको उस तरह नहीं पकड़ता। मुझे एक और इमरान खान साहब का वादा याद आ गया जब भट्टी साहब ने जिक्र किया, वो साहिवाल पे भी उन्होंने फरमाया था, मुझे अभी तक कानों में आवाज़ आ रही है कि मैं बैरून मुल्क जा रहा हूँ 3 दिन के दौरे पे, 3 दिन के बाद आने के बाद मैं साहिवाल का भी इंसाफ करूँगा। और मुझे वो बच्चे अभी तक याद है जो पेट्रोल पंप में 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे खड़े हैं क्योंकि उनके माँ बाप को ना गाड़ी में गोलियाँ मार दी गई हैं। किस किस का इंसाफ मांगेंगे आप? मुझे वो आज बंदा भी याद आ गया, भट्टी साहब याद है आपको एटीएम में जो गया था बेचारा, तो उसका क्या फिक्र अच्छा, था? तो आपने बड़ा इस्तेमाल भट्टी किया साहब, ये फिर पुलिस को आपने उजरती कातिल बना भट्टी साहब उसका क्या फिक्र था? उजरती कातिल हैं, मेरे सामने वो कत्ल हुए हैं, मैं आई विटनेस हूँ। जिस तरह खुदा की कसम वो जुल्म है, मेरा ख्याल है मकबूजा कश्मीर में हुआ होगा। मैंने अपनी पूरी सहाफ़ती कैरियर में औरतों बच्चों पर दुरूद शरीफ पढ़ते हुए पर गोलियां, और हर बंदा मनपसंद पोस्ट में लगा हुआ है। अब भी आज भी वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत में ताहिरुल कादरी साहब उस वक्त पाकिस्तान में नहीं थे। अब मैं बताया ना हमने दरिंदगी की, ताहिरुल कादरी से ये बड़े डरते थे शरीफ बरादरा, उन्हें पता था जो इनके लोग हैं अकीदतमंद है ना, बहुत ज़्यादा अकीदत करते हैं, ये डरेंगे नहीं। इन्होंने बैरियर लगे हुए थे बाहर, हाई कोर्ट के हुक्म से 1-4 की पुलिस गार्ड थी। रात को एसपी कहता है दूसरे मशकूक अड्डों पे ना छापा मारना है, 8-10 पुलिस की गार्ड ने बुलाता है, वो कहते हैं जनाब ये हाई कोर्ट का स्टे है, ये उनके हुक्म पर और आप तो उसके बाद उन्हें गोलियां मारी जाती हैं डराने के लिए कि ताहिरुल कादरी को लेने कोई ना जाए। ताहिरुल कादरी डॉक्टर तक कहाँ नहीं गया इंसाफ के लिए, मुझे बताओ। अच्छा हुकूमतों ने नहीं दिया, अदारों ने नहीं दिया, अदालतों ने नहीं दिया, ये तो बात वाजी होगी। लेकिन अब मैं कुछ और, मलिक साहब अब आपकी जरा मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करना चाहता हूँ। ये पंजाब का टोटल जो ट्रांसपोर्ट का बजट है उसका सिर्फ 92% जो है वो ऑरेंज ट्रेन पे खर्च होगा। 92% जिनको पंजाब जो 36 जिले हैं आपको शायद याद नहीं है, उसका 92% बजट जो है 27 किलोमीटर जिस पर घाटी को बंदा बंदा है, और वो आज आके बजट पे तकरीब एक रूट की बात कर, शहर की बात नहीं, एक रूट यार 27 किलोमीटर यार 27 किलोमीटर का एक अच्छा। अब और बाकी 8% बाकी सारे जिलों के लिए, और हम क्या कर रहे हैं वो बजट पे हमारी आजकल हमें गाइड कर रहे थे। अच्छा, काजी साहब और आइंदा वो हुकूमत में आके मैशत को ठीक करना है इन्होंने। आप बड़े दिल दादा हैं यार, ये बताएं 11 करोड़ की बात, ये तकरीबन 60% पंजाब है, ऐसी है। उसका 92% ट्रांसपोर्ट का एक रूट पे, सिर्फ एक रूट पे। बड़ी साहब मैं आपको बता देता हूँ ना, जुल्म नहीं है मलिक साहब 16 करोड़ 88 लाख टोटल बजट है, और 15 अरब 60 करोड़ एंड समथिंग ये सिर्फ हमने इसका देना है। मुझे भट्टी साहब की वो एक मीटिंग याद आ गई। के बैका नहीं ठेका, एक पैसे की करप्शन दिखा दें। काजी साहब क्रिमिनल है, इस पे कोई बहस करना, मेरे से बहस करना घटिया आदमी करेगा, इस पे मैं कहता हूँ कोई स्टैंड नहीं ले सकता। हालांकि मुझे ये प्रोजेक्ट अच्छा लगता था, ये प्रोजेक्ट से बेहतर था कि इससे आधे पैसे आप ना वो बस पे लगा देते और पूरे शहर को। सर जी इस पे उसने बताया था, देखें इस पे इस पैसे से कम से कम 40 शौकत खानम जैसे अस्पताल बन सकते थे। अच्छा काजी साहब हर जिले में माफी चाहता हूँ, इस पे पाक फौज के आर्मी चीफ ने एक सियासतदान को बुलाया, उसने कहा ज़ालिमो ये पैसा इतना क्यों लगा रहे हो? जो वजीर खजाना था, मुझे नहीं पता, वो डॉलर उन्होंने कहते हैं मुझे नाम नहीं पता कि, और इतनी कमीशन है तो इतना पैसा। उसने कहा जी कुछ काम सियासत वहान ले भी करने पैंदे ने। यार ये सोच है आपकी कादी साहब, क्रिमिनल है इस पे कोई यार अनबिलीवेबल। जो क्रिमिनल होता है उसको करने वाले भी तो अफसोसनाक क्रिमिनल होते हैं ना। ये इसका मतलब ये है कि अब हमें दोबारा से खौफजदा किया जाता है, नहीं ये फेस बड़ा है, सॉफ्ट है। यार मलिक साहब आप तो देखें दर्द रखते हैं ना, पंजाब का 92% इधर है, क्या हासलपुर पंजाब का हिस्सा नहीं? रहीमिया रहा नहीं, उकाड़ा नहीं, शेखपुरा नहीं, नारोवाल नहीं, अच्छा इसका जो इम्पैक्ट है आप और हासलपुर नहीं, इसका अगला इम्पैक्ट क्या कसूर नहीं, है? ये तो कसूर देखे ना, इसकी प्राइस कितनी है जब आप बाकी शहरों को ट्रांसपोर्ट नहीं दे रहे, वो डिपेंडेंट। मलिक साहब एक प्राइस और टाइम कम है, एक प्राइस और है जिसे आप इग्नोर कर रहे हैं। प्लीज
पाकिस्तान की 2 नंबर ट्रांसपोर्ट की वजह से जो लोग पिछले 15-20 साल में मरे हैं उनकी तादाद 36,000 टेररिज्म से मरने वालों से कई गुना ज्यादा है। 36,000 इन्होंने सिर्फ ये हमारा पैसा नहीं खाया, जो 2 नंबर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, 2 नंबर ट्रांसपोर्ट की वजह से हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारी औरतें मर रही हैं, जिसको कल एक रेडी पे डाल के सिंध में लेके हम जा रहे थे। देखा 22,000 वो कत्लों ने, एक काजी कत्ल ही साहब, कत्ल ने भट्टी साहब, काजी इनके साहब, खातों पे खून ही खून है। आपकी बात आगे बढ़ा रहा हूं। पाकिस्तान में कोरोना जैसी खौफनाक चीज है। ये भी देखें, 22,000 साहब, ये भी लोग- देखें, ये भी हाँ, देखें। 22,000 एनएचए ये बात में कर रहा हूं। करप्शन का बाजार गर्म है, चीफ जस्टिस पर 22,000 बड़ी के करीब सिफारिशों लोग से हैं। मिलती है यहाँ पे पोस्टिंग। जी भट्टी साहब, मैं बता रहा था कि कोरोना कितना बड़ा फियर है। अल्लाह पाकिस्तान को बचाए, मैं कोई खुशी से बात नहीं कर रहा। 22,000 लोगों ने दुनिया से गए हैं कोरोना की वजह से। 36,000 पाकिस्तानी सिर्फ ये ट्रांसपोर्ट की वजह से जा रहे हैं। ये एनएचए पे एक साल में एक साल में हाँ जी, ये कोरोना क्योंकि के ऊपर ये तो भाई 8 इनके वो होते हैं बीच में वो लगे हुए। और इनकी- काजी साहब एक इसके आगे और भी चीज है। जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं आपका पेट्रोल ज्यादा लगता है, काजी साहब गाड़ियों की एज कम ये होती है लफ्ज और सुप्रीम डॉलर कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब के, जिनको हम भी मुतालबा कर चुके हैं। नहीं, मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया में जो जदीद नहीं आपका तो मलिक मुताबिक साहब आप सारी दुनिया घूमे हैं, सारा शहर अंडरग्राउंड जाता है, जो मैस ट्रांजिट बनता है। ये 350 बिलियन ये में डिजाइन वाइज भी तो हम तो criminal है। अंदर इसको बना सकते थे। नहीं ये डिजाइन वाइज भी और criminal दूसरी है। हालत देखें कि दुनिया की जरखेज तरीन ज़मीन 47 से पहले जो हिसाब पाकिस्तान के मिला है, इसे आप जो है जिसे प्लेन्स ऑफ पंजाब कहते हैं, ये पूरे सब कॉन्टिनेंट का 40% गल्ला पैदा करता था। मैं अच्छी खबर सुनाऊं आपको। 3 मिलियन अपना मैट्रिक टन आपकी हुकूमत ने Import फैसला करे किया ना। गंदम बनाने का, और हमें खबरें सुनाते हैं वो जब से मलिक साहब, मैं एक फिक्रा मैं पूरा एक सवाल आपको बता दूं। आजकल जो खरबों रुपए मंशियात से ज्यादा पैसा ग्रीन जमीन को ब्राउन जमीन बनाने का, ज़रूरी जमीन को हाउसिंग बनाने का, इसमें जो लोग मुलव्वस है, मैं नाम लूं तो सुबह काम खत्म। खरबों ग्रीन जमीन को जो ज़रूरी मुल्क है, अच्छा, उसको तो सुन ले बता रही है ना। ऑर्डर करता है। मैं मेरे कान भाई पाजी मैं कान फड़ देने में नहीं भट्टी पता। साहब 3 मिलियन मैट्रिक टन आपने गंदम मंगवानी है। चीनी का सुन ले, पहले चीनी आपने कहा इतनी ज्यादा भेज दो, फिर पता लगा चीनी कम हो गई। फिर आप अच्छा, मलिक साहब, खबर सुन लेना यार, खबर सुन लेना। कार्टन आप बाहर से मुनाते हैं, हमें खबरें दे भट्टी रहे हैं, साहब, पंपर यार खराब हो बात गई, सुने। पाकिस्तान में ये हो गया, ये हो गया। 6,000 हाउसिंग सोसाइटीज जो हैं उनको लीगलाइज करने के लिए गालबन वही जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड वो NRO आ रहा है उन पे। उनको देना है या नहीं देना, ये अब आपके सामने है। लेकिन सवाल ये है कि जो आज एतजाज़ हसन साहब ने बात की कि जो सियासत में गंद आया है, ये अगर आप देखें तो जो कब्ज़ा माफिया है उसका जो नेक्सस बना है, ये कहते हैं ना कि पंजाब दा कल्चर गालियां देना, लोगों को गालियां धक्के दे के और गोलियां मार के ज़मीनें खाली कराई जाती हैं ना। इस तबके का यही कल्चर है। अवाम की अक्सरियत का कल्चर गाली नहीं है, इनका है धौंस धांधली, इस बंदे को उठाओ, जमीन से टके से खरीदो और अरबों की बेचो। इनका कल्चर गाली गोली है। चलिए मैं एक कमेंट करना चाहूँगा। अच्छा कादी साहब, मैं आपको 5 अरब दूंगा। मेरे पास एक बंदा आया है, उसके पास ग्रीन लैंड है, वो कहता है ब्राउन करा दे। कोई है कोई वाकफ? 5 अरब मैं कितना ऑफर कर रहा हूँ अरबों में। मैं 5 अरबी नहीं कह रहा, सऊदी अरब वाले जिन्होंने वो पहने होते हैं वो वाले नहीं, 5 अरब ऑफर कर रहा है। और ये फैसले कैसे कैसे होते हैं सुनता तो हो जाएगा अगर 5 अरब ऑफर कर रहा है तो। फिर मेरे मलिक साहब क्या लगता है आपको? मैं जो बात कर रहा हूँ, ये एक अपना मुझे याद है, एक बच्चा भी बेचारा डोर की, हम तो हर तरफ ही इंसानों के साथ जो कर रहे हैं, उसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं वो अपना इस डोर जो गला काटने वाली डोर है उसका शिकार बने। इसका भी कोई हल नहीं कम कर सकते यार इसका हल ये है कि जब वो खुद कहते हैं कि सुकून कब्र में है, ये बच्चा बड़ा होता, ना इंसाफियों का शिकार होता, लोग इस पे जुल्म ज्यादती करते, अल्लाह इसके माँ बाप ये को जब सब्र दे। ये कत्ल है। देखें इसका इसका आप देखें, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बर्बाद कर दिया। स्टॉप गैप अरेंजमेंट हो सकता है। मसलन जब आपका कोई बंदा हेलमेट जो है वो उसे कहते हैं इंपोर्ट कर लाओ, कंपेन चलाने लगे हैं तेरे बिकणगे, ये इस तरह काम होता है। आप 2 तारें ऑर्डर कर दें, कवर उसका ऊपर आ जाए और मोटरसाइकिलों पे वो तारें लगाएं, वरना इसका हल कोई नहीं है। क्योंकि आपके शहर जो है अनपुलिसेबल हो चुके हैं। आपकी कोई हाउसिंग की पॉलिसी नहीं। ये देखें ना, ये किसी ने लगाया हुआ है। तो हम लोगों को यही कहेंगे कि इन्होंने तो कुछ नहीं करना, मगर अपने बच्चों को खुद बचाएं।
ये जो है ये कानून कुछ तो कर लें आप, तो कुछ भी नहीं होता। बहरहाल खत्म करना है। करोड़ों रुपए आपने बना लिए, हेलमेट का लॉ बनाया, अब तो वो भी खत्म हो गया। मलिक साहब, मैं जाते जाते ये कह दूं, ये जो ग्रीन इन्होंने बात की है कि ग्रीन को ब्राउन, ये हुकूमत करने नहीं आते, माल बनाने आते हैं। जब लोग आएंगे हुकूमत करने और हमारी फलाह के लिए, वो कोई और लोग होंगे। और आज जो इत्तेजाज अहसन साहब ने कहा है कि इनसे जो उम्मीद है तो वो आपके सामने। बहरहाल अच्छा वक्त आए इस दुआ के साथ, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।